जहाँ पे मेरिट दिखता है वहाँ पे थ्रेट होती है, उस आवाज़ को बंद करा जाता है, क्योंकि लोगों को ये डर रहता है कि हर दलित, हर पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी सेक्शन का बंदा जागरूक ना हो जाए। मैंने अपनी नौकरी त्यागी, मैंने दलाली का रास्ता नहीं चुना, मैंने अपने समाज के स्वाभिमान को ऊपर रखा, अपना सम्मान झुकने नहीं दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि दलाली का रास्ता तो बहुत आसान है, सब चुन लेते हैं। तो ओपन चैलेंज करती हूँ कि 15 मिनट में फैसला हो जाएगा कौन सही है और कौन गलत है, किसने बेईमानी, छल कपट, चालाकी करके मनुवादी तरीके से किसका गला दबाया है। और मेरी आवाज़ को बुलंद करे, मुझे न्याय दे, कहीं ऐसा ना हो कि आवाज़ भी बुलंद हो जाए और ये आवाज़ भी सूले के घाट चढ़ जाए। कॉलेज का एनवायरनमेंट ऐसा ना बदल जाए और सबके मुंह में जुबान ना आ जाए और मेरी दलाली और गुलामी करना लोग छोड़ ना दे। बस यही मेरा गुनाह था, इसको उन्होंने मुझे टारगेट किया, जहाँ पे मैं कंधे से कंधा मिला के लोगों के हक के लिए खड़ी हुई। यही सिर्फ सर मेरा कसूर है और यही मेरा गुनाह है। पर हम इसलिए प्रेस वार्ता बुला रहे हैं कि हमारे साथ खड़ी है डॉक्टर रितु सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय में और दौलत राम कॉलेज में प्रोफेसर रही, नियुक्त हुई है 2019 में अगस्त के महीने, और अगस्त 2020 में हटा दी गई है। मैं सबसे बड़ा जो आरोप इन पर है वो ये है कि एक तो दलित समुदाय की बहुत ब्रिलियंट है, दूसरा जो कॉलेज में छात्र दलित समुदाय के पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे उनकी मददगार है, न केवल उनकी मददगार है, लेकिन जब देश में अलग अलग जगह किसानों के साथ आदिवासी, दलित, मछुआरे, भूमिहीन, महिला और अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय अत्याचार होता है तो डॉक्टर रितु उसके लिए भी प्रखर रूप से बात करती हैं। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और शुक्रिया मैं इसलिए कह रही हूँ कि एटलीस्ट मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया नहीं था। जब सोशल मीडिया की इतनी ताकत नहीं थी, ना जाने तब कितने साथी हम लोगों के इस तरीके से घायल हुए होंगे। मैं आप सबके सामने एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम सब ने सुना होगा फिजिकल रेप के बारे में ना, आए दिन दलित महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है और हम बात करते हैं कि रेप हो गया। लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट आई वांट टू एड्रेस हियर, वी हैव नेवर हर्ड अबाउट और टॉक्ड अबाउट मेंटल रेप, जिसकी आपके सामने जीती जागती एक उदाहरण आपके सामने खड़ा है कि मेंटल रेप क्या होता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट आज मैं समझ सकती हूँ रोहित वेमुला और पायल तड़वी ने क्यों अपने प्राणों की आहुति दी, व्हाई दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड। इट्स जस्ट दैट क्योंकि जब आपको चारों तरफ से सिस्टम या कोई भी जो लोग आपकी बात नहीं सुनते या आपके पोटेंशियल से जिनको थ्रेट होता है, वैसे इस सोसाइटी में कहते हैं कि इन लोगों के अंदर मेरिट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, ये लोग आ जाते हैं अपने बैगेज के साथ। बट जब आपको मेरिट दिखता है तो वो आपको जिसके मुंह में आपको जुबान दिखती है तो आप पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह से उसकी जुबान बंद हो जाए, किसी तरह से वो बोल ना पाए, सामने ना आए, सामने वाले को थ्रेट महसूस होती है। और वो जो थ्रेट है, वो जो घुटन है, वो दिन रात पिछले 1.5 साल से मैं जी रही हूँ उस थ्रेट के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये हौसला है, शायद आई रियली थैंक्स टू मिस्टर महमूद प्राजा जो मेरे एडवोकेट हैं, जिन्होंने हिम्मत दे के रखी। और ये जो मेरे समाज के भानु प्रताप जी हो गए, जो बड़े बड़े चेहरे पीछे खड़े हैं, नवदीप होगी मेरे इस तरफ, नेहा भारती होगी, लिटरली आई सीक स्ट्रेंथ फ्रॉम दीज गर्ल्स एंड दीज पीपल जो समाज के बड़े लोग हैं कि इन्होंने मेरी बात सुनी और आज यहाँ मेरे साथ आके खड़े हुए। मैं दौर वो याद करती हूँ कि शायद अगर सोशल मीडिया की ताकत ना होती और अगर मेरी बात सुनी नहीं जाती तो मुझे भी, मैंने क्यों बार बार अपने हर पोस्ट में लिखा कि जो हाल रोहित वेमुला का हुआ, ये जो पायल तड़वी का हुआ, क्या आप तब मेरा साथ देंगे जब मेरे लिए भी मोमबत्ती जलानी आपको पड़ेगी, जब मैं इस मेंटल टॉर्चर से मेरे अंदर क्षमता खत्म हो जाएगी उस चीज़ को झेलने की, ये जो मेरे साथ पीड़ा हो रही है, जो मैं मेंटल रेप झेल रही हूँ, तब क्या आप मेरे साथ सड़कों पर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पिछले 1.5 साल से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तमाम सबूत, पुख्ता सबूत, इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स के बावजूद मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, मेरा पक्ष मुझे रखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पब्लिक डोमेन में आऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और प्रेस मीडिया के थ्रू जन के तक ये बात पहुंचाऊं, क्योंकि अब ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरे समाज की लड़ाई है। मैं उस जागरूक समाज से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इससे पहले देरी ना हो जाए, कि मेरी भी क्षमता खत्म ना हो जाए और फिर आप मेरे लिए नंबर लगाएं जंतर मंतर पे, या प्रोटेस्ट करें पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, कैंडल लगा के नंबर लगाएं कि वो चला गया, वो संगठन आ गया या वो लोग आ गए, हम नहीं पहुंचे डॉक्टर रितु के लिए, तो आप अभी मेरा साथ दें, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है।
मैंने अपनी नौकरी त्यागी, मैंने दलाली का रास्ता नहीं चुना, मैंने अपने समाज के स्वाभिमान को ऊपर रखा, अपना सम्मान झुकने नहीं दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि दलाली का रास्ता तो बहुत आसान है, सब चुन लेते हैं, मैं स्वाभिमान और संघर्ष का रास्ता चुनूंगी। कोई बात नहीं, नौकरी चलेगी, सो के जहाँ 3 रोटी की भूख है 1 रोटी खा लूंगी, लेकिन अपने समाज का सर नहीं झुकने दूंगी और दलाली नहीं करूंगी। क्योंकि अगर सावित्रीबाई फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने अगर दलाली की होती तो मैं पढ़ नहीं पाती। और आप सब महिलाएं, ना कि सिर्फ वो महिलाएं जो पीड़ित शोषित वर्ग से आती हैं, बल्कि उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी कि जिसमें हर महिला को शिक्षा का अधिकार दिया। और बाबा साहिब ने जब हिंदू कोड बिल लाया था तो वो एक तबके की महिलाओं के लिए नहीं लाया था, सब महिलाओं के लिए लाया। आज नवदीप कौर अगर लड़ाई लड़ती है एक महिला होने के नाते, किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ती हैं, तो वो उस हक की वजह से जो उन्होंने महिलाओं को भागीदारी दी, हिस्सेदारी दी। तो मुझे यही चीज़ लगी कि अगर मेरी जैसी आवाज़ ने पहले तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, समाज का सहारा लेना और पब्लिक डोमेन में आके अपनी बात रखनी है, तो मैं आप सबके साथ इस पीड़ा को शेयर कर रही हूँ। और आप सबके सामने मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ अपने प्रूफ्स को लेकर कि जो भी सबूत मेरे पास हैं, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ आपके माध्यम से कि एक कमेटी तय की जाए, सेट की जाए। वो मेरे एडवोकेट आपको बेहतर बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन मैं जो अपनी छोटी नॉलेज के हिसाब से ये कहती हूँ कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, एक कमेटी बैठे जिसमें मैं पब्लिक डोमेन में जितने पुख्ता सबूत है मेरे पास, मैं सब रख दूंगी। आप यकीन मानिए, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ कि 15 मिनट में फैसला हो जाएगा कौन सही है और कौन गलत है, किसने बेईमानी, छल कपट, चालाकी करके मनुवादी तरीके से किसका गला दबाया। जहां पे मेरिट दिखता है वहां पे थ्रेट होती है, उस आवाज को बंद करा जाता है, क्योंकि लोगों को ये डर रहता है कि हर दलित, हर पिछड़ा, आदिवासी, मिनॉरिटी सेक्शन का बंदा जागरूक ना हो जाए, वो बच्चे के मुंह में आवाज ना जाए अपने हक के लिए, वो समझ ना जाए। और ऐसी मिसाल या ऐसी लड़की ऐसा पूरे इस समाज की ऐसी बच्चियां और ना बन जाए, तो उनका वहीं पे गला घोट दो। तो जो मेरा फाइनेंशियल बॉयकॉट हुआ मेंटल ट्रॉमा के साथ साथ, उसके सामने मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि मेरा साथ दे इस लड़ाई में। मेरी इस लड़ाई बहुत सच्ची है और मेरी लड़ाई से अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो बच्चे सपना देखते हैं दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने का, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, सबका सपना होता है छोटी छोटी जगहों से कि ऐसे विश्वविद्यालय में जाके पढ़ना है। सरकारी संगठन है, फीस कम होती है, एनुअल फीस जो है बहुत कम होती है, उसमें अच्छी पढ़ाई करके आप चले जाते हो। हमारे आने वाली जनरेशन्स का गला घुट जाएगा, वो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, इसी तरीके से आपके पीछे लगेंगे, आपकी जुबान को, आपकी आवाज़ को बंद किया जाएगा। और दूसरी मेन बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं इसलिए वहाँ की शिक्षक हूँ और शिक्षिका भी हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ के, SC STs के, दलित कम्युनिटीज़, मार्जिनलाइज के, OBC के इतनी सीट्स पड़ी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे, लेक्चरर, टीचर आप बन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बैकलॉग शॉर्टफॉल, जिसपे NFS करके आप स्टूडेंट को निकाल देते हैं, टीचर को निकाल देते हैं, बोलते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। आपको लोग घर से लाने में, आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे, आपने ढूंढ के लाना पड़ेगा उन पद पे पढ़ाने के लिए। वो पद मैलिफाइड इंटेंशन से उन पद पे कोई और लोग आके बैठ के पढ़ा रहे हैं, और वो आपकी सीटें हैं, आपका हक है। अगर आप इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे, अपने समाज का साथ देंगे, तो ना जाने जो लोग अभी ये सपने सोच के भूल के बैठ चुके हैं कि हम भी कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, हम भी कभी बाहर जाके अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, उन सबका हक, जो सपनों को, जिनके माँ बाप पियोन है, जिनके माँ बाप मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, मैलर्ड होते हैं, कूड़ा उठाते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, अच्छा रोजगार पा सकते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मेरा साथ दें, ये लड़ाई लंबी है, ये एक सिर्फ एडहॉक टीचर की या एक दलित शिक्षक का की या एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से या मिनॉरिटी से आने वाली की आवाज़ नहीं है, ये हर उस बच्चे की आवाज़ है जो गांव में बैठ के, दूर देश में बैठ के सपना देख रहा है। और मेरी आवाज़ को बुलंद करे, मुझे न्याय दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये आवाज़ भी बुलंद हो जाए और ये आवाज़ भी सूले के घाट चढ़ जाए। जी मैडम, हुआ क्या है वो तो बता दीजिए। जी क्या है आपका? सर देखिए, घटना यही है कि जो हुआ है ये बोलने की सजा है कि आप एक महिला जो पीड़ित शोषित, बातचीत तो बताइए, आपके साथ क्या घटना हुई है? 5 अगस्त को मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में सिलेक्शन हुआ था 2019 में, बिल्कुल क्लियर वैकेंसी पे मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी मैंने डॉक्टरल डिग्री पास ही करा था, इमीडिएटली अगले महीने मेरा अपॉइंटमेंट हो गया और बहुत अच्छे से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। जो मेरी अंदर जो बैठे ऑब्जर्वर भी थे, जो मेरी उसमें उन्होंने कहा था कि शी इज़ द बेस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट जो हमने सेलेक्ट किया इस पूरी लिस्ट में से, उन्होंने मेरे मुंह पे मेरी तारीफ की, प्रिंसिपल भी वहाँ बैठी थी। लेकिन कुछ दिन के बाद जब मेरे कुछ वीडियोज़ आप जैसे
सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मैंने सच बोला, ये जो भी मैंने रॉन्ग पॉलिसी सरकार की चैलेंज करी, मैंने खुलेआम रोस्टर की लड़ाई लड़ी, जो कि 200 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई हमारे हक की लड़ाई थी। अगर 13 पॉइंट रोस्टर दिल्ली विश्वविद्यालय में आ जाता तो 300 साल लग जाते एक मिनॉरिटी SC ST OBC की सीटों को आने के लिए दिल्ली असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे या प्रोफेसर के पद पे, तो हम लोग कैसे पढ़ पाते? तो उन चीज़ों की मैंने लड़ाई लड़ी। मैंने SC ST एक्ट की डिल्यूशन की लड़ाई लड़ी 2 अगस्त में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मैं कंधे से कंधा मिला के लोगों के हक के लिए खड़ी हुई। यही सिर्फ सर मेरा कसूर है और यही मेरा गुनाह है कि इस लड़ाई की वजह से जब मेरी कुछ वीडियो, जब मेरी कुछ मीडिया बाइट, जो मैंने सच बोला वो वायरल हुआ, वो मेरी प्रिंसिपल के फ़ोन में जाकर पहुंचा और उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू किया। उनको मेरे से ये दिक्कत थी, जो मुझे सुनने में आता था कि तुम थोड़े थम जाओ। कॉलेज की टीचर्स कहती थी तुम ज़्यादा उड़ो मत, तुम थम जाओ, तुम्हारे पे प्रिंसिपल की निगरानी है, तुम जिस तरीके के कपड़े पहनते हो, जिस तरीके की बातें करते हो, जो अंग्रेजी बोलती हो ना, उसे बहुत दिक्कत है। इस चीज़ से हमें सुनने में आता है। एक तो वो एक सोचिए नॉट ओनली कि आप किस कम्युनिटी से हो, बट कि आप किस, मुझे बहुत सारी ऐसी टीचर बोलते थे कि वो कहती थी ये पागल सरदारनी है, ये मुझे पता है अच्छे से कैसी दिखिए, ज़्यादा हवा में उड़ती है, इसके पर काटना मुझे आते हैं। लिटरली दीज वर्ड्स, और ये ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे टीचर्स ने मुझे बताया कि हम लोगों के पास इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती है, ये क्या कर लेंगे, इन लोगों को तो ये दलित जो है ना, ये ज़्यादा हवा में उड़ते हैं, इनको अच्छे से संभालना, ये टैकल करना हमें आता है। बहुत सारी चीज़ें मेरे पहनावे के बारे में, मेरे बात करने के तरीके के बारे में, उनको हमेशा इस चीज़ से, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको थ्रेट पहुंचती थी, लेकिन उनको इस चीज़ से दिक्कत होती थी कि जिस तरीके की जागरूकता है और जो एक नया ट्रेंड लेकर आ रही है, जिस तरीके के बच्चों के साथ इसका इतना अच्छा रिलेशन है, और बच्चों के साथ एक मतलब एक यंग फैकल्टी हूँ और सबसे यंगेस्ट फैकल्टी थी मुझे लगता है मैं उस कॉलेज की, और उनको ये लगता था कि कहीं कॉलेज का इन्वायरमेंट ऐसा ना बदल जाए और सबके मुंह में जुबान ना आ जाए और मेरी दलाली और गुलामी करना लोग छोड़ ना दे। बस यही मेरा गुनाह था। इस पर उन्होंने मुझे टारगेट किया। आए वक्त हर दिन, एक दिन 2 दिन छोड़ के मुझे अपमानित करती थी। और जब 10 अगस्त 2020 आया, जिस दिन जब कोविड की फर्स्ट वेव चल रही थी, 10 अगस्त 2020 में सरकार की MHRD की और MHE की गाइडलाइंस थी कि किसी को भी, आप किसी भी एम्प्लॉय को, सब ऑर्गेनाइजेशंस को गाइडलाइंस थी कि आप किसी को निकाल नहीं सकते, किसी की सैलरी नहीं रोक सकते। ये गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से, लेकिन तब भी इस प्रिंसिपल ने सारी चीज़ों को ओवर रूल करके मुझे निकाला। मेरे कॉलेज में 120 एड हॉक टीचर्स थे, 119 का रिन्यू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया और मुझे कमरे में बुला के अपमानित किया और ये कहा कि तुम्हारे पर मैं काटती हूँ, मुझे पता है कि तुम जैसे लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है, ज़्यादा हवा में उड़ो मत। और मुझे यहाँ तक भी धमकाया कि रेजिग्नेशन दो और यहाँ से भागो। मुझे ये कहा, नहीं तो मुझे पता है। का नाम क्या है जो उन्होंने जिस तरह का? डॉक्टर सविता रॉय। उन्होंने जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो और ये पूरी सर कॉन्स्पिरेसी हुई है मेरे खिलाफ। 10 अगस्त को जब मुझे निकाला, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ मुझे धमकाने के लिए था और मुझे अपमानित करने के लिए था। मैंने उनसे पूछा मेरी गलती क्या है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो एक के बाद झूठ बोलती थी, जो शायद मेरे एडवोकेट आपको बताएंगे। निकाल दिया गया। जी बिल्कुल। आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, जल्दी से बता दीजिए। अब तक क्या क्या आपके मामले में आपने इनिशिएटिव लिया और क्या क्या आपने कहाँ गुहार लगाई है? जी, हम कोर्ट गए थे, हमने हाई कोर्ट में अपना मैटर डाला था। मुझे लगता है कि सर, आई थिंक इफ यू विल टेल, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ये आपको सर बता देंगे। बट मैं आपको मोटा मोटा ये बता देती हूँ कि जहाँ जहाँ भी गुहार लगाई, वहाँ एक तरफा चीज़ सुनी गई और एक तरफी बात को रखा। मेरी बात सुनने का और मेरे सबूतों को देखने का मुझे मौका नहीं मिला। इसीलिए आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ इसी माध्यम से कि मुझे मौका दिया जाए। और रही बात 10 अगस्त को, जब 2020 को मुझे निकाला, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी हुई। जब उन्हें पता चला कि मीडिया मुद्दा उठा रही है, ये कॉलेज के बाहर धरने पे बैठ गई है लड़की। उन्होंने एक चोरी से मीटिंग करी टीचर्स के साथ ऑनलाइन, जो मेरे डिपार्टमेंट की बाकी टीचर्स थी, जो 10 अगस्त को मेरा साथ दे रही थी, 10 अगस्त को मेरे साथ थी। जबकि जो टीचर इंचार्ज है, उन्होंने मेरा लेटर भी साइन कर दिया था कि हम आपको रखना चाहते हैं, मेरी ज्वाइनिंग पे साइन भी कर दिया। लेकिन 10-15 दिन के बाद वो एक मीटिंग करती है प्रिंसिपल के दबाव में आके सारी, और साइन करके दे देती है कि गलती मेरी है, मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं वगैरह क्लास में नॉन दलित पे बात करती रहती हूँ। मैं क्लास में टॉपिक पे इस तरीके के कुछ इल्जामात उन्होंने लगाए जो कि बेबुनियाद है, झूठा। उन्होंने मेरे खिलाफ एक पत्र लिखा खुद ही, जो सबूत के तौर पे पेश किया, सब झूठ है। मेरे पास हर एक उनके सवाल जो उन्होंने झूठे वहाँ रखे हैं, हर एक चीज़ का जवाब है। शायद यही उनको डर है कि इसकी आवाज़ को बंद कर दे। हर एक जगह पे प्रेशर डाल दिया है कि कहीं अगर ये लड़की सामने आ गई और इसको मौका दे दिया तो वो चीज़ प्रूव हो जाएगी और सारी चीज़ें लीक हो जाएंगी। जी, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।